आज हम मैथमेटिक्स का एनएमएमएस का जो मॉडल पेपर है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्या है, थोड़ा मॉडल पेपर लेट प्राप्त होने के कारण जो है इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो सभी जो साथीगण हैं और स्टूडेंट है इसका सहयोग करें और इसे ज़रूर देखिएगा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है यानी कि 161वां 20 क्वेश्चन है ये मैथमेटिक्स के जो सॉल्व कर रहे हैं। इसी पैटर्न पर क्या है, मॉडल पेपर के पैटर्न पर या कि जो एनएमएमएस में जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। तो आप देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, बोडोमास का रूल लगेगा। बोडोमास आप सभी ने पढ़ा है, BODMAS, यानी पहले ब्रैकेट। तो ब्रैकेट हम सोल्व करेंगे तो ब्रैकेट में देखिए 30 भाग -5 है, तो इसे आप करेंगे तो 6 पे जाएगा, तो माइनस का निशान साथ में आएगा, ब्रैकेट के अंदर है ये। फिर इसके बाहर क्या है, भाग -2, तो माइनस से अब आप देखिए -6 अपॉन -2 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो आंसर 2 में 6 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन का है। तो फ्रैक्शन दी गई है कि 66/12 जो भिन्न है वो दी गई है, तो इसे जो सरल रूप है वो उसमें लिखेंगे, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो 6 से काटेंगे तो ये 11 पर गया और ये 2 पर। अब इसे भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो आप देखिए इसको आधा कर दीजिए, तो आधा कितना होगा, 5.5। 5.5 को अपने क्या लिखते हैं, डी 5 सही है 1/2। या आप इसको काटेंगे तो 2 के पहाड़े में ये कहाँ तक आएगा, देखें ऐसे करके देख सकते हैं आप इसको कि 2 5 10, तो 10 एक वो शेषफल रह गया, तो शेषफल ऊपर, नीचे जिससे भाग दिया है वो, और जो भागफल आया है वो यहाँ पर, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। तो असत्य कथन जो है वो इसमें बताना है। तो देखिए, बहुलक आंकड़ों में से केवल एक संख्या होता है, बहुलक आंकड़ों में से केवल एक संख्या होता है, ये एकदम सही बात है। फिर माध्य दिए गए कुल आंकड़ों में एक संख्या होता है, तो ये भी बात सही है। फिर क्या है, माध्यक आंकड़ों में सदैव एक संख्या होता है, तो माध्यक जो है वो आंकड़ों में सदैव एक संख्या नहीं होता, तो इसका जो है वो आंसर जो है वो ये रॉन्ग हो जाएगा, यहीं पर अपनों को मिल गया, तो सी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। बाकी मिटो देता हूं मैं, सी असत्य कथन है। बाकी आप चेक कर सकते हैं, ये भी सही है। आगे है कि किसी संख्या के 3 गुने में 5 जोड़ने पर 11 का 4 गुना प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। तो देखिए, किसी संख्या यानी कि कोई संख्या x मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं x। अब इसका क्या करना है, 3 गुना 3x में 5 जोड़ देने हैं, तो 11 का 4 गुना यानी कि 44 प्राप्त होता है। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, तो 5 उधर जाएगा तो 39, और x को अपने इससे 3 का जो 3x के साथ जो फैक्टर है, कारक है, वो इसके नीचे आ जाएगा और x बचेगा, तो अब इसको काट देंगे, तो 13 इसका क्या है, राइट आंसर। पहले ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी, आप इसके सोल्व कर सकते हैं, तो 13 जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। फिर दिया है, ये क्वेश्चन है कि एक तो ये एंगल दिया है अपनों को 70, पूछा कौन सा है, ये एंगल पूछा है। तो देखिए, एक का जो सम्मुख कोण है, जो ये एंगल है एक का, ये जो संगत कोण है ये 5, तो 5 क्या हो जाएगा, 70। अब देखिए, एक ही लाइन पर बने हुए जो एंगल होते हैं ये, तो ये कितना होता है, 180 होता है टोटल। तो ये अगर 70 है तो ये कितना हो गया, 180 में से आप 70 माइनस कर दीजिए, तो कितना बच गया, 110। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये जो सम्मुख कोण होते हैं तो ये 110 होगा, तो 3 जो है वो जेड बना रहा है। देखिए, जेड की जो ऐसे आकृति जो बनती है, तो इसमें ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो ये 4 है वो भी 110 होगा, और जब ये 110 होगा तो ये जेड बन जाएगा यहाँ पे, तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा। तो 6 का पूछा था, ज़्यादा इस पर चर्चा और ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम का अभाव होने के कारण 110 जो इसका है वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि किसी त्रिभुज में कितने अधिक कोण हो सकते हैं। तो त्रिभुज में आप देख सकते हैं, त्रिभुज पूरे तीनों कोणों का जो योग है त्रिभुज में 180 होगा।
अगर आप दो अधिकोण कर देंगे तो तीसरा एंगल तो बन ही नहीं पाएगा, तो एक ही जो है इसमें अधिकोण हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती। स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनमें से पढ़ के बताना है कि तीनों भुजाएं दी गई होने पर तो इससे अपने त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। दो कोण और उनमें बीच की भुजा दी गई हो तो इससे भी कर सकते हैं। एक कोण और एक भुजा दी गई हो तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग होगी। तो अपनों से पूछा था नहीं की जा सकती, तो सी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे दो भुजाएं के बीच का कोण दिया हो तो भी कर सकते हैं। फिर है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि जो कॉस्ट प्राइस होती है सीपी, वो कितनी दे रखी है 400, और 15% की हानि होती है सेलिंग प्राइस पर। अगर उसको अपने बेचते हैं तो 15% का लॉस हो जाता है, यानी कि हानि हो जाती है। तो आप इसे सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं कि 40 का आप 15% निकाल सकते हैं। तो आप इसका जब 15% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो आप 60 इसमें से डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। तो 60 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, 340 रुपये में वो वस्तु जो है वो बिकी। तो 400 का जो 15% है वो 60 आ गया। तो ये 340 जो आप 400 में से 60 माइनस कर दीजिए तो ये 340 में बिकी, जब भी तो 15% का लॉस हुआ, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं कि एक तार को मोड़कर 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बनाया जाता है, यानी कि भुजा कितनी होगी 11, तो तार की कुल लंबाई कितनी होगी। तो आप देख सकते हैं एक भुजा 11 की है, ये भुजा जो है वर्ग की ये 11 की है। तो तार की कुल लंबाई यहां से मोड़ना चालू किया, जब भी तो ये यहां तक आया, तो आप इसका परिमाप निकाल लीजिए। 4 गुना भुजा होता है तो ये क्या हो गया 44। अब पूछा क्या है कि तो वर्त की त्रिज्या, मतलब इस तार को मोड़कर अगर वर्त बनाए तो वर्त की त्रिज्या क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो परिमाप आया है इसके इक्वल में आपको क्या लिख देना है 2πr, यानी कि परिधि आप निकाल लेंगे तो आपको जो है त्रिज्या मिल ही जाएगी। तो इससे आपको ये r मिल जाएगी। तो देखिए ये क्या होता है, यहाँ पे पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है, और ये यहाँ पर 2 और इधर 44, r यहाँ पर आ गई। अब ये देखिए 2 से ये कितनी बार गया 22 बार, 22 से ये 22 और r/7 इक्वल टू 1 रह गया, तो r इक्वल टू क्या आ गई 7। तो 7 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि रोहन ने 9 वर्ष के वार्षिक दर पर 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए। तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि PRT/100 इक्वल टू जो है वो इसका वो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होता है ऐसा ही। तो सिंपल इंटरेस्ट आपनों को दिया है कितना 45, और मूलधन पूछा है यानी कि P जो है वो पूछा है, और R यानी कि रेट, ये दर जो है वो दी है कितनी 9, और T टाइम कितना दिया है 1 वर्ष, और नीचे 100 लगाना ही अपने को। तो 9 5 45 और ये 100 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 500। तो मूलधन क्या आ गया 500 जो है वो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब पाइथागोरस त्रिक की सबसे छोटी संख्या 8 है, तो अन्य दो संख्या ट्रिपलेट जो बनते हैं, यानी कि पाइथागोरस में सबसे छोटी मान लीजिए ये है 8, तो ये 2 पूछी है, ये जो संख्या है xy ये क्या होगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये जो दी गई संख्या है ना इसको आप 2m इक्वल टू 8 लिखते हैं। तो m की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है, m की वैल्यू आ गई 4। अब इस 4 को क्या करते हैं, अपने 2 फॉर्मूले और होते हैं m² + 1 m² - 1। अब इन दोनों में अपने रखेंगे तो m की 4 की स्क्वायर 16, 16 + 1 17 और 16 - 1 15। तो ये 2 जो संख्या है वो और आ गई 17 और 15 जो है इसका ट्रिपलेट होगा। तो ये आ गई ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि 42 के घन की इकाई का अंक होगा। अब 42 के घन है तो 42 यहाँ पे कर रहा हूं मैं, चलो यहीं कर देता हूं मैं ऊपर ही उसके साथ ही। अब ये जो 42 है
इसमें इकाई का अंक क्या है 2, तो 2 का आपको क्या कर देना है घन यानी कि क्यूब कर देना है। तो 2 की क्यूब आपको पता है 8 होती है, तो 8 इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि किसी परिमेय संख्या को कोई व्युत्क्रम नहीं होगा। तो आप जानते हैं कि किसी व्युत्क्रम परिभाषित नहीं मतलब नहीं होगा, यानी कि परिभाषित नहीं होगा तो वो क्या होगा 0। 0 आप किसी संख्या के नीचे भाग देने के लिए रखेंगे तो इन्फिनिटी आता है अनंत, तो ये परिभाषित नहीं होगा। अब अगर इसमें क्या होता है, ये एक तो व्युत्क्रम हो गया, तो इसे क्या कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम पूछे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपको संख्या दी गई है उसका निशान जो उसका साइन दिया होता है, यानी प्लस माइनस जो भी हो वो कभी चेंज नहीं होंगे। प्लस माइनस जो भी हो वो वैसे के वैसे रहेंगे। अगर 1/2 दिया है तो आगे अगर पूछे कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका जो है वो 2/1 हो जाएगा और प्लस माइनस वैसे के वैसे रहेंगे अपनी जगह। लेकिन पूछे कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम, अगर योगात्मक प्रतिलोम किसी संख्या का पूछे तो अगर प्लस माइनस दिए, मान लीजिए यही 1/2 ले लेता हूं, तो संख्या यही की यही रहेगी 1/2, जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस, माइनस है वो हो जाएगा प्लस। तो ये जो है इसमें निशान जो है वो चेंज हो जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये है। आगे पूछा है कि 15 वर्ष बाद मोहित की आयु अपनी वर्तमान आयु x से 4 गुनी हो जाएगी, उसकी उचित समीकरण बनानी है आपको, आसान सी है ये तो वर्तमान आयु क्या है x दी है अपने को क्वेश्चन में, 15 वर्ष बाद में यानी कि +15 क्या हो जाएगी 4 गुनी, तो x की 4 गुनी होगी 4x, ये डायरेक्ट इसकी इक्वेशन बन गई, सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन है कि किसी बहुभुज में विकर्णों का कोई भी भाग बहिर्भाग में नहीं होता है तो उसे कहा जाता है, बहिर्भाग में नहीं होता है तो उसे कहा जाता है उत्तल बहुभुज, यानी कि कॉन्वेक्स पॉलीगन कहा जाता है। इसे मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ये यहाँ आप इधर नीचे देख सकते हैं, एक डायग्राम है, जैसे कि इस प्रकार का कुछ डायग्राम है। तो इसके अंदर देखिए ये सारे जो अंदर के एंगल है ना, ये अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ जो एंगल होंगे यानी कि 180 डिग्री से कम, तो ये जो है वो होगा उत्तल बहुभुज यानी कि कॉन्वेक्स पॉलीगन। अगर यही अपने डायग्राम ऐसे बना दें, कुछ इस प्रकार से बना दिया, तो ये देखिए ये जो एंगल है वो क्या हो गया, ये जो एंगल है वो छोटा आ गया, यानी कि अंदर की तरफ जो है वो एंगल वो आप देख सकते हैं ये 90 का 180 से ज्यादा आ गया। तो अब जो ये एंगल ज्यादा आ गया तो इससे जो कहते हैं उसे कहते हैं अवतल बहुभुज। और विकर्ण जो है वो ऐसे बार की तरफ आए, ये देखिए ऊपर जैसे इसको मिला दिया, तो अवतल बहुभुज कहते हैं जिसे कॉनकेव पॉलीगन। तो अपनों को यहाँ पे बहिर्भाग में जिसके विकर्ण हो, यानी कि बहिर्भाग में जिसके विकर्ण ना हो, यानी कि अंदर की तरफ विकर्ण हो, तो उसे क्या कहते हैं उत्तल, और बाहर की तरफ अगर विकर्ण होगा तो उसे क्या कहेंगे अवतल, यानी कि कॉनकेव। अगला है कि असंभव घटना की प्रायिकता, तो असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर संभव की पूछ लेता, संभव की प्रायिकता होती है 1 और असंभव की 0, और प्रायिकता की पूरी वैल्यू अगर पूछ ले किस से किस के बीच में होती है, तो 0 से 1 के बीच में ही होती है, बस ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसका गुणनफल करके बताना है x y z z x। तो इसमें देख लीजिए सभी संख्या 2 बार आ गई है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो x² y² z² इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा है कि एक बहुफलक में 4 फलक और 4 शीर्ष हैं,
4 फलक 4 शीर्ष हैं, यानी कि 4 फेस 4 वर्टिस है। तो पूछा क्या है, एजेस, किनारे पूछे हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F प्लस वी इजक्वल टू ई प्लस 2। ये जो है इसका फॉर्मूला होता है। इसको क्या कहते हैं, यूलर्स फॉर्मूला जो है इसको कहते हैं। ये देख सकते हैं आपने। तो F का मतलब क्या होता है, फेस। इसका मतलब वर्टिक्स, और E का मतलब आपको बताया मैंने अभी, एज। यानी कि फेस का मतलब हो गए अपने फलक, वर्टिक्स शीर्ष, और एज किनारे। तो आप इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो 4 प्लस 4, ई की वैल्यू निकालनी है 2, 8 माइनस 2 इजक्वल टू ई। तो ई की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो 6 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 किनारे होंगे इसमें, 6 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण ए एंड बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात क्या दिया है, 2:3। तो ये होते कितने हैं टोटल, तो टोटल जो है मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो आप इन जो अनुपात दिए इनका योग दिए कितना हो गया, 5। तो 5 बराबर 180। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई अपने जो है वो 36 आ गई। आप इसको भाग कर देंगे जैसे कि ऐसे यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ मैं, 180 बट्टे 5। तो 5 दिए 15, 5 ही क्या 30, 36 आ गई। अब पूछा क्या है कि ए कोण का मान क्या होगा। तो ए को 36 को आप क्या है 2 से गुना कर देंगे, 36 इंटू 2। तो 72 डिग्री जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बी का पूछ लेता तो 36 इंटू 3 कर देते, तो 108 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाता। अब अगला क्वेश्चन है 180, समबाहु त्रिभुज के संदर्भ में असत्य कथन है। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर माप की होती है, सही है। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर माप के होते हैं, सही है। समबाहु त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, अभी आपको बताया कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। लेकिन ये क्या दे रहे हैं, 360। तो ये तो गलत हो गया। फिर आगे क्या है, समबाहु त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। तो ये सही है। सही ऐसे है कि आप किसी भी त्रिभुज में अगर किसी बाह्य जो ये कोण है उसको एक साथ बढ़ाते हैं, एक ही क्रम में एक साथ बढ़ाते हैं, तो इनका जो योग है वो कितना होगा, 360। तो ये बात सही है। तो अब गलत कौन सी होगी, गलत होगी सी। तो सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक इस जो पेपर में आप क्वेश्चन इसमें क्या है, जो है नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा, नेगेटिव मार्किंग का तो नहीं है, लेकिन आप इसमें क्या है, नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आप देख लें कि आपको पता तो लग ही जाता है कि ये लॉन्ग है या नहीं है। तो अगर लॉन्ग है क्वेश्चन तो एक बार उसको स्किप कर दीजिए। अगर उसकी जगह कोई 2 हो रहे हैं तो वो अच्छी बात है। अगर वो छूट भी रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, लास्ट में उसको करिए। अगर क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो तो आप स्किप कर सकते हैं, और उसकी जगह अगर 2-3 हो तो वो सही बात है। अगर एक छूटे तो आपको ये जानकारी अगर पसंद आई हो, अगर ये मॉडल पेपर समझ आया हो, तो इस जो वीडियो है उसको लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथीगण को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे ये जानकारी है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो आप देख सकते हैं जो पेपर का लेवल है वो आपके बेसिक लेवल पर ही है एकदम। तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फुलफिल करें, और सरकार द्वारा चलाई जा रही ये अपॉर्चुनिटी का जो है आप फ़ायदा भी उठाएं। तो इसी क्रम के साथ धन्यवाद।